एवरीवन, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम नर्सिंग फाउंडेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, वन शॉट में देखेंगे। और इसमें हम लोग उन सारे मतलब आईएनसी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ में आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो एक-एक करके हम सारे चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पुराना जो भी वीडियोज़ है, जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन का भी वन शॉट में डाला है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। इसमें जो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ और इलनेस के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है वो शो करता है जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं हेल्थ, इलनेस और जो भी क्रूशियल मतलब क्रूशियल होते हैं पेशेंट के स्टेट्स, और जो भी मतलब होलिस्टिक केयर होता है प्रोवाइड करने का, तो उसको जो समझने के लिए ये चैप्टर बनाया जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट होती है ये नर्सिंग के अंदर हमारा फर्स्ट मतलब चैप्टर होता है, ठीक है। तो इसके बाद से हम हेल्थ का डेफिनेशन देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो ये मतलब ये जो डेफिनेशन है वो आपको एज़ इट इज़ मतलब याद करना रहता है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग मतलब हेल्थ का डेफिनेशन आता है, पूछता है, ये सब बहुत ज़्यादा याद करना रहता है, ठीक है। जो एक पेशेंट है, कोई भी एक पर्सन है जो कि कंप्लीट स्टेट है उसका फिजिकल, मेंटल और सोशली मतलब फिट है, और कोई भी एब्सेंट और इन्फर्मिटी नहीं है, तो ये वो पेशेंट पूरी तरह से हेल्थी कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर इलनेस की बात करें तो ये एक मतलब एक ऐसा स्टेट होता है ह्यूमन बीइंग का जो जब जो हेल्थ है वो अनहेल्दी होता है बॉडी और माइंड सेट, तो उसको हम लोग इलनेस बोलते हैं। पर्पस की बात करें, जो इंट्रोडक्शन है इसका, तो इस चैप्टर को इसलिए बनाया गया है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्थ और जो इलनेस और डायनेमिक्स है कॉन्सेप्ट इसके, उसको समझने के लिए, साथ में जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिविजुअल के हेल्थ के स्टेटस पे, तो इसके लिए बनाया गया। और साथ में जो भी इम्पैक्ट पड़ती है इलनेस पे और इंडिविजुअल पे और देयर फैमिलीज़ के ऊपर, तो उसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो हमारे पास देन हम इसके आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ इलनेस है। इलनेस में आपके अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक्यूट इलनेस हो गया, क्रोनिक इलनेस, टर्मिनल, प्राइमरी और सेकेंडरी, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्यूट मतलब कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए, क्रोनिक मतलब लंबे लॉन्ग टर्म के लिए, टर्मिनल मतलब कुछ मतलब ऐसे टर्म्स में दिया जाए तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे है, तो ये सब होता है, ठीक है। डायनेमिक्स ऑफ हेल्थ, डायनेमिक्स मतलब कि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं जो कि हेल्थ को शो करते हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करता है, ये सब है, ठीक है। फिजिकली है, हो सकता है मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, और ये हमारा इन्वायरमेंटली, ऑक्यूपेशनली, और इसके साथ साथ एटसेट्रा, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो जो पेशेंट को असेस कर सकते हैं, उसके स्टेटस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क फैक्टर को, ठीक है। एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को और उसके हेल्थ प्रमोशन और जो भी इलनेस प्रिवेंशन है उसके बारे में, और प्रोवाइड कर सकते हैं होलिस्टिक केयर, और जो भी एडजस्ट करते हैं हम लोग फिजिकल और सोशल और जो भी मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इलनेस का उसके बारे में, ठीक है। प्रोवाइड कर सकते हैं फैमिली और जो भी पेशेंट है उसके जो भी इलनेस एक्सपीरियंस है उसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल था। प्रोसीजर तो इसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर हम असेसमेंट मतलब हेल्थ स्टेटस के असेसमेंट में बात करें तो इसमें हम लोग प्रॉपर डेटा देखते हैं, जो भी पेशेंट का है, लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री हो गया, साइन और सिम्टम क्या हो रहा है, कौन सा मतलब प्रिकॉशन जो हेल्थ है वो क्या क्या ले रहा है, ठीक। इसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से है वो हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है, उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता करना है, क्योंकि ये आपका जो है आता ही है 5 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है वो एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है ह्यूमन नीड के मतलब प्रायोरिटी को प्राइवेटाइज़ करके प्रॉपर तरीके से, जैसे ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको अरेंज करता है। इसमें अलग-अलग स्टेट्स रहते हैं और अलग-अलग जो लेवल बनते हैं, 5 लेवल्स होते हैं, तो उसमें आपके नीड के अकॉर्डिंग उसको अपर लेवल पे ले जाया जाता है, ठीक है। जो नर्सेस हैं वो हेल्प करती हैं पेशेंट के अंडरस्टैंडिंग में और जो भी केयर प्रायोरिटी है उसमें, ठीक है। मेनली इसमें 5 लेवल्स होते हैं, ऐसे मतलब एक तरीके का मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है। बॉटम में आपके जो बेसिक नीड होते हैं, जैसे कि आपके फिजिकल नीड होती है, जैसे आपका ये
ऐसे होता है, 5 लेवल्स हैं, तो इस तरीके से स्टार्ट होता है नीचे से, ठीक है। तो पहले आपका ये नीड होगा, फिर ये, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। फर्स्टली आपका फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड में आपके जो भी बेसिक नीड्स हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, रेस्ट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, जो एलिमिनेशन हो गया, ये सब आपके बेसिक नीड हैं, ठीक है। अगर आपको बेसिक नीड मिल रहा है तो फिर आपको चाहिए होता है सेफ्टी। सेफ्टी नीड में आपका जो भी पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ से बचना है, ठीक है, मतलब हेल्दी रहना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, तो ये सब आपका सेकेंडरी मतलब नीड हो गया, तो ये सेफ्टी नीड हो गया, ठीक है। इसके बाद से जब आप बेसिक नीड पूरा हो गया, आपका सेफ्टी भी हो गया, फिर आप सोचोगे कि आपके साथ कोई रहे, लव बिलोंगिंग नीड हो, ठीक है। तो इसमें जो है अलग-अलग जो फ्रेंडशिप हो गए, इंटीमेसी हो गई और फैमिली सपोर्ट हो गया, ये सब आपकी थर्ड नीड हो गई, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है स्टीम नीड। स्टीम नीड में अब आपको ये सब भी मिल गया, तो आपको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन और इसके साथ-साथ अचीवमेंट, ठीक है। तो ये सब आपको चौथे लेवल पे मिलता है। देन हमारा जो लास्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस समय पे हम अपनी पोटेंशियल और जो भी क्रिएटिविटी होती है, ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और इस तरीके से ये पाँचों लेवल्स में डिवाइडेड रहता है। आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये पूछता ही है, इसके हिस्ट्री के बारे में भी देख लेना, ठीक है। नर्सेज जो है वो इंश्योर करती हैं इसके नीड्स, और जो भी मतलब एड्रेस करती हैं हायर लेवल ऑफ नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम है, तो हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम एक डायनेमिक स्टेट ऑफ जो भी हेल्थ और इलनेस के दोनों के बीच में बनाया जाता है। ये एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है हेल्थ जो है डायनेमिक होता है, ठीक है। अगर आप हेल्थ के मतलब यहाँ पे बीच में हो, हेल्दी हो, ठीक है, वेलबींग हो। अगर आप इधर जा रहे हो तो इलनेस होती है, और इधर जा रहे हो तो आपको वेलनेस होता है, ठीक है। तो आपको जो है इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ना होता है, ताकि जो सही तरीके से हेल्थ रहे और सही तरीके से आप सेल्फ मतलब अपना इंडिविजुअल अच्छे से कर पाओ, ठीक है। अगर आपका हेल्थ इस तरफ जाता है इलनेस की तरफ, तो ये डेथ की तरफ जाता है और आदमी का डेथ हो जाता है। तो ये आपका हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम का सिंपल यही मतलब था। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़। जो हेल्थ है वो इस एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं होता है, अलग-अलग फैक्टर से भी हो सकते हैं। पर्सन बैक टू फोर, जैसे कि ये कंटिन्यूम में बैक मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से नर्सेज जो है यूज़ करती है ये मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को, और इम्प्रूव करती हैं उनके हेल्थ असेसमेंट में। देन हम देखते हैं फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन हेल्थ को। तो इसमें बेसिक बायोलॉजिकल है, जिसमें अलग-अलग जेनेटिक्स, एज है, ठीक है, लाइफ़स्टाइल है, डाइट हो गया, स्लीप हो गया, ये सब। एनवायरमेंटल में आपका पॉल्यूशन हो गया, फिर ये हाउसिंग हो गया, क्लाइमेट हो गया, फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक में एजुकेशन, और ये इनकम ऑक्यूपेशन हो गया, और कल्चरल में बिलीफ हो गया, ट्रेड्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए। इसके बेसिस पे आप मतलब अपने हेल्थ को ध्यान दे सकते हो। देन आपका हेल्थ सर्विस है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। देन ये सब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जैसे कि कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर होती है डेवलपिंग इलनेस का, जेनेटिक में फैमिली हो गया, ये सब इतना आपको नॉर्मली पता ही होगा। पुअर लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग, एज, जंक फूड, ये सब होता है। एनवायरनमेंट एक्सपोज़र में आपका टॉक्सिसिटी, ये पॉल्यूशन हो गया, इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, वायरस हो गया, ये सब आपके अलग-अलग फैक्टर्स हो गए, ठीक है। टाइप ऑफ इलनेस कंटिन्यूम भी है, ठीक है। एक्यूट हो गया, एक्यूट में आपका सडन और शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, क्रोनिक में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और ये अनक्यूरेबल रहेगा, ठीक है, इनक्यूरेबल रहेगा, ठीक है। ये सब एक्यूट में आपका जो है दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। हेल्थ बिहेवियर में इसमें अलग-अलग सिम्पटम्स को देखते हैं, इसमें स्टेजेस में डिवाइड रहता है, ठीक है। एक सिम्पटम एक्सपीरियंस करते हैं जो भी मतलब जो सिक रोल रखता है, एजम्पशन करते हैं सिक रूल का, ठीक है। मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट पेशेंट हेल्थ रूल देखते हैं, रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में हम उसको हेल्प करते हैं। इम्पैक्ट क्या मतलब अब इस देखते हैं जो हेल्थ है वो कैसे, इलनेस जो है इम्पैक्ट कैसे करता है पेशेंट पे और फैमिलीज़ पे, ठीक है। पेशेंट के ऊपर फिजिकली डिस्कम्फर्ट कर देता है, इमोशनली डिस्ट्रेस कर देता है, फाइनेंशियली बर्डन कर देता है, रोल चेंज कर देता है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस कर देता है, फियर, एंजाइटी, नीड ऑफ लॉन्ग टर्म केयर कर देता है, ठीक है। वहीं पे आप फैमिलीज़ की बात करें तो रूल डिस्ट्रप्शन कर देता है, इमोशनल स्ट्रेस कर देता है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, लाइफस्टाइल चेंज, डिसीजन मेकिंग, ये सब आपके अलग-अलग कॉन्सेप्ट कर देता है, ठीक है। देन हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर जो है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पे बात करें तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है कि ये इंश्योर करता है हेल्थ सर्विस जो कि मतलब पीपल जो मतलब अफेक्टिवली हैं तो उनके तरह उन
पीपल को जो जिनकी नीड है हेल्थ केयर की, उनको सही तरीके से डिलीवर किया जाए, जो कि इफ़ेक्टिवली उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये सब होता है, इसमें हम लोग ऑन अलग-अलग बेसिस पे देखते हैं, इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ये क्वालिटी के ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है, देते हैं मेडिसिन्स। इसमें इन्वॉल्व करते हैं हम लोग हेल्थ प्रमोशन को, डिजीज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन को, ठीक है। फर्स्ट हम इसमें देख लेते हैं लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। इलनेस जो होने वाला है उसके पहले आप कैसे-कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेवल क्या-क्या हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में हम लोग उन सारे डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं जो होने वाला है, उससे पहले ही हम लोग उसकी प्रिवेंशन में लग जाते हैं। जैसे कि उसके लिए हम लोग अलग-अलग मतलब टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे इम्यूनाइज़ेशन ले लिया, हेल्थ एजुकेशन ले लिया, या फिर कोई भी आप जो भी न्यूट्रिशनल एडवाइस है वो सब ले लिया और प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली इसमें है हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली हम लोग डायग्नोस करा रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो सब करा रहे हैं। जैसे कि कोई भी डिजीज़ होने वाला है या फिर लक्षण दिख रहे हैं, तो उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से चेकअप करके उसका हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, ये ब्लड प्रेशर को हम लोग चेक कर रहे हैं, ये सब आप चेक करा रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद से टर्शरी है, जैसे कि टर्शरी में पता चल गया तो आप ये कर सकते हो कि जो डिजीज़ हुआ है तो उससे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उससे कम मतलब अच्छे से ओवरकम हो, ये सब में आप कम कर सकते हो। जैसे कि इसमें रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपीज़ दे सकते हैं जैसे स्ट्रोक में, तो ये सब आपके अलग-अलग लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गए। इसके बाद से हमारे पास है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर में अलग-अलग लेवल्स पे कैसे-कैसे होते हैं, ठीक है। मेनली इसको आप ऐसे देख सकते हो कि आपका मान लो कि ये 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। इसमें आप ट्रायंगल मान लो, ठीक है। ये आपका प्राइमरी है, ठीक। इसके बाद से सेकेंडरी है और ये आपका टर्शियरी है, ठीक है। प्राइमरी जो है वो सबसे लो कैटेगरी का है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में जो पीएचसी है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। सेकेंडरी जो है वो आपका ऊपर, मतलब इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल हो गया, ये सब आपके हो गए। और इसके ऊपर जो है वो नेशनल लेवल है, टर्शियरी लेवल, जिसमें आपके एम्स आ गए, मेडिकल कॉलेजेस आ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में उन सारे मतलब फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है हेल्थ केयर का, उसमें जैसे कि हेल्थ एजुकेशन हो गया, माइनर सी इलनेस के लिए हो गए, जैसे आपके सब सेंटर्स हो गए, पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सीएचसी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ केयर हो गया, ये सब, ठीक है। इसके बाद से सेकेंडरी केयर में स्पेशलाइज़ जो सर्विस होती है और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए ना, तो उसके हिसाब से ये सेकेंडरी हो गया, बीच वाला, ठीक है। और ये आपका टर्शरी जो कि आपका सुपरवाइज़ और स्पेशलिस्ट केयर के लिए है, और ये मतलब स्टेट लेवल और इंडिया के लेवल पे हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम टाइप्स देखते हैं अलग-अलग हेल्थ केयर एजेंसी की, जैसे कि इसमें है हॉस्पिटल होता है, जनरलाइज़ स्पेशलाइज़ होता है, क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है। और नर्सिंग होम्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एल्डरली और जो भी क्रोनिक इलनेस होता है उसके लिए। इसके साथ-साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम हॉस्पिटल के बारे में देखते हैं। हॉस्पिटल एक तरीके का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे जो पेशेंट है वो अपने हेल्थ कंडीशन के साथ आता है और वो एडमिट होता है, और जो नर्सेस हैं उनका वेलकम करती हैं, और उसके साथ-साथ वो अपने कंडीशन के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कराता है और वो हॉस्पिटल में स्टे करता है या फिर जाता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रो और डेफिनेशन हो गया। टाइप्स की हम बात करेंगे, इसमें अलग-अलग टाइप्स होते हैं, अलग-अलग बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल हो गए, स्पेशलाइज़ हॉस्पिटल हो गया, रूरल, अर्बन, ये अलग-अलग हॉस्पिटल्स हो गए। ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, फिर फंक्शन इसमें हम देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे आपके एडमिट अलग-अलग जो सर्विसेज़ के ऊपर है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस के अंडर हो गया, क्लिनिकल सर्विस, नर्सिंग सर्विस, ये सब हो गए, ठीक है। इसके बाद से फंक्शंस की बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, रिसर्च कराते हैं, प्रिवेंशन कराते हैं और प्रमोशन करते हैं। ये सब आपके फंक्शंस हो गए हॉस्पिटल के, ठीक है। हॉस्पिटल को आप डिटेल में कर लीजिएगा क्योंकि 5 नंबर में ये आ सकता है, ठीक है। इसके बाद से हेल्थ केयर टीम है, अलग-अलग जो भी हेल्थ केयर टीम्स होती हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं, तो वो सारे, जैसे कि इसमें आपको दिख रहे होंगे, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, डायग्नोस और ट्रीटमेंट में काम आते हैं, नर्सेस हैं, होलिस्टिक केयर, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं, फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, ये मेडिकेशन में, लैब टेक्नीशियन डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, फिजियोथेरेपिस्ट जो कि रिहैबिलिटेशन और थेरेपीज़ में काम आती हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड चैप्टर हमारा है नर्सिंग
हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की बात करें तो ये कोई नया साइंस नहीं है, ये बहुत पुराना साइंस है। फर्स्ट टाइम जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मतलब एक वो जो भी हमारा वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे जैसे कि सैनिक घायल रहते थे। घायल सैनिक को वो जाती थी शाम को, जब वॉर रुक जाता था तो वो वहाँ पे जाती थी और उनको हेल्थ केयर देती थी, जो ट्रीटमेंट रहता था वो करती थी, रिहैबिलिटेशन करती थी। और ऐसे करते-करते उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। लोग जुड़ने के बाद वो लोग भी अब मतलब उन लोग को सिखाया गया, उसके वजह से अलग-अलग नर्सिंग सेंटर्स खुले, नर्सिंग स्कूल्स खुल गई, ठीक है, हॉस्पिटल्स खुल गए, ठीक है। तो ओरिजिन जो है वहाँ से हुआ, ठीक है, और ये उन्हीं को इसीलिए फाउंडर और फादर ऑफ जो मतलब नर्सिंग बोला जाता है, ठीक है। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर बोला जाता है, ठीक है। क्रीनियन वॉर के अंदर ये हुआ था, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये वहीं पे स्टार्ट हुआ था 1974। फर्स्ट जो गवर्नमेंट ये इंडिया के अंदर है, फर्स्ट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई में खुला था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है और इनको लैंप लेडी भी बोलते हैं, क्योंकि जो वॉर जो शाम के टाइम पे थमता था तो उस समय पे ये लैंप लेके जाती थी और उन लोग को, जो लोग मतलब हेल्थ केयर उनको जिनको चाहिए उनको प्रोवाइड करती थी, तो ये इनको लैंप लेडी भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है हेल्थ, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल और डब्ल्यूएचओ और अलग-अलग जो भी अमेरिकन काउंसिल ऑफ मतलब नर्सिंग, इस तरीके से कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नर्सिंग की अगर बात करें, ये एक तरीके का आर्ट और साइंस है। केयर मतलब कोई भी केयर करने का, अलग-अलग इंडिविजुअल हो गया, होलिस्टिक केयर हो गया, इसके अंदर इंक्लूड होता है जो भी मतलब इसके अंदर इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रमोशन, प्रिवेंशन और जो भी केयर हम लोग देते हैं इलनेस के टाइम पे, वो सब, ठीक है। तो ये एक तरीके का आर्ट है और साइंस है, जो कि किसी भी पेशेंट को केयर करना है, उसके पूरे होलिस्टिक मतलब हेल्थ को लेके, और इससे हमें प्रिवेंशन मिलता है, हेल्थ को प्रमोशन करते हैं और साथ में हम लोग केयर देते हैं इलनेस के टाइम पे, ठीक है। फिलॉसफर अलग-अलग आए, उनका अलग-अलग ऑब्जेक्शन था, तो ये सब आप इतना इसमें से कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। नेचर और इसको पूछता है, ठीक है। तो आप इसमें ये सब लिख सकते हो, ठीक है। अब स्कोप आप एक बार देख लेना, ठीक है। स्कोप के अंदर आप लिख लेना कि जैसे कि अलग-अलग जो स्कोप्स, मतलब आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद कौन-कौन से स्कोप्स हो सकते हैं, तो वो सब आप लिख सकते हो। इसमें शायद होगा या नहीं होगा, ये नहीं देखा है मैंने, ठीक है। इसमें नर्सिंग एज अ प्रोफेशन रिक्वायर्ड होता है एजुकेशन लाइसेंस के लिए, बेस्ड ऑन एथिक और ऑटोनॉमी और जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें, ठीक है। कैरेक्टर एज अ प्रोफेशनल होता है, जिसमें मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स दिया जाता है, इसके साथ-साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, ठीक है। वैल्यूज़ होती हैं उनकी, वैल्यू ऑफ जर्नल्स में आप मतलब उनका केयर करते हो, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, इम्पैक्ट, एम्पैथी और इसके साथ-साथ कमिटमेंट करते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। कोड ऑफ एथिक्स और जो भी प्रोफेशनल कंडक्ट्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि अलग-अलग गाइडलाइन होती हैं, गाइडलाइन नर्सिंग बिहेवियर का होती हैं क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, आईएनसी और अलग-अलग रूल्स के हिसाब से, तो वो सब आप फॉलो करते हो। तो ये इसके बाद से हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, कम्युनिकेशन और जो भी नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप होता है, तो ये सब, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हमें ये जो फुल चैप्टर है उसमें हमें ये बताया जाता है कि कैसे हम लोग को पेशेंट से बात करना है, कैसे कम्युनिकेशन मेंटेन करना है, अलग-अलग जो भी डिसेबिलिटी वाले पेशेंट होते हैं, जैसे कि नहीं सुनने वाले, नहीं बोलने वाले, तो उन लोग से कैसे बात करना होता है, ये सब, ठीक है। ये जो है फ़ोकस करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, और ये जो अलग-अलग जो भी हमारे नर्सिंग केयर के अंदर होता है, डेवलपमेंट करता है। थेरेप्यूटिक जो नर्सिंग केयर कम्युनिकेशन मतलब पेशेंट के द्वारा होता है उसमें, ठीक है। डेफ़िनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन की अगर डेफ़िनेशन की बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है, जो भी कन्वेइंग करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग अलग-अलग इंडिविजुअल और ग्रुप्स के अंदर, तो इसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी कम्युनिकेशन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, तो उसको हम लोग थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट गोल डायरेक्टेड होता है, ये कम्युनिकेशन जो है यूज़ किया जाता है नर्सेस द्वारा, और ये प्रमोट करता है हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट के अलग-अलग वेलबींग में, ठीक है। इसके बाद से हम नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो है अलग-अलग जो भी प्रोफेशनली और पर्पसफुल और जो भी लिमिट टाइम, मतलब टाइम लिमिट
इंटरेक्शन करते हैं नर्सेज और पेशेंट के बीच में, ये फोकस करता है उनके हेल्थ नीड पे, ठीक है। तो ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। इसमें जो है आपको पूरी आपकी बाउंड्रीज़ को पता रहना चाहिए कि हाँ, इतना आपकी बाउंड्री है, इसके आगे नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब आपको इसी में सिखाया जाता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, ठीक है। उसमें इंटरेक्शन, प्रोफेशनलिज़्म, ये सब पर्पज़ जो है उससे बात करके कैसे आपको पता करना है, तो ये सब बताया जाता है, ठीक है। अगर हम पर्पज़ की बात करें तो ये मतलब इफ़ेक्टिव मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए होता है नर्सेस, पेशेंट और जो भी फैमिलीज़ है, और ये हेल्थ केयर टीम है तो उसके द्वारा, ठीक है। ये एस्टिमेट करता है ट्रस्ट और जो भी मतलब रैपरोड मतलब पेशेंट के साथ अच्छा बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट, जो भी फैसिलिटेटेड पेशेंट एजुकेशन है उसमें, और इसके साथ-साथ ये इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर पे, ठीक है। तो ये सब आपके पर्पस हो गए, ठीक है। इसके बाद से टाइप्स की बात करें तो इसमें अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, स्मॉल ग्रुप्स हो गया, पब्लिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आप इंटरपर्सनल मतलब आप अपने आप से बात कर रहे हो या कैसे भी बाहर से बात कर रहे हो, ये सब हो गया। स्मॉल ग्रुप जैसे कि छोटे से ग्रुप में बात कर रहे हो, या पब्लिक में, या ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन ग्रुप्स में बात कर रहे हो, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से कम्युनिकेशन टेक्निक हो गया, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब आपके हो गए, साइंस हो गया अलग-अलग, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में थेरेप्यूटिक हो सकता है, नॉन थेरेप्यूटिक, प्रोफेशनल हो सकता है, ये सब, ठीक है। रूल की अगर बात करें तो इसमें जो है थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग पेशेंट के साथ, ताकि उसका जो इनिशियल और जो भी मतलब मेंटेनिंग स्टेज है वो पता कर सकें, ठीक है। लिसनिंग और एम्पैथिक रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। एजुकेटिंग पेशेंट, जो भी एजुकेशन देना है, कैसे-कैसे क्या करना है, सबको समझाना होता है क्लियर और जो भी कंसाइज़ फॉर्म में, ठीक है। कोलैबोरेट करते हैं हम लोग जो भी हेल्थ केयर टीम है उसके साथ और मेंबर के साथ, और प्रॉपर तरीके से उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अडॉप्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को वल्नरेबल ग्रुप्स में, ठीक है। इसके साथ-साथ रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ओवरकम करते हैं अलग-अलग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद से प्रोसीजर की हम बात करेंगे, प्रोसीजर क्या-क्या होता है। प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, इसमें जैसे कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ये सब देखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको पहले तो सेंडर सेंडर मतलब ऐसे फर्स्ट स्टेप होता है कि सेंडर को इनिशिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं हम लोग मैसेज को सेंडर को हम लोग देते हैं, ठीक है। मैसेज के फॉर्म में, मैसेज जो है इन्फॉर्मेशन टू मतलब ले जाने का काम करता है, देन रिसीवर को पहुँचता है, ठीक है। वो जो है चैनल के थ्रू पहुँचता है और उसके बाद से वो पढ़ के फीडबैक देता है, फीडबैक में अब वो रिस्पॉन्स करता है मैसेज के ऊपर, और ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो एक बार देख लो, सेंडर मैसेज किया, मैसेज रिसीव हुआ चैनल से, उसके बाद से फीडबैक मिला, फीडबैक जो है वो रिस्पॉन्स था, ठीक है। उसके बाद से फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। प्री ओरिएंटेशन फेज़, प्री ओरिएंटेशन फेज़, अगर मान लो कि नर्स पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में है, पेशेंट हॉस्पिटल में आए तो वो जो है मतलब पहले तो घबराए रहते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि तो उनको हमें पहले मतलब कोऑपरेट करना रहता है, शांत करना रहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से उनसे बात करते हैं, उनसे घुलने-मिलने की कोशिश करते हैं। तो जो वो स्टेज होता है उसको हम लोग प्री ओरिएंटेड, मतलब कि जो नर्स है वो इनिशियल इंटरैक्ट कर रही है, इनिशियल मतलब कि पहले स्टेज पे है बात करने के, और उससे वो जो मतलब पेशेंट है उसको कोऑपरेट कर रही है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, ठीक है। देन जो होता है सेकंड स्टेप होता है ओरिएंटेशन फेज़, ठीक है। उसके बाद से वो जब मतलब कोऑपरेट हो गया पेशेंट, तो उसको इंट्रोड्यूस करती है, जो भी मतलब ट्रस्ट बिल्ड करती है, रोल और गोल्स के बारे में डिफाइन करती है कि हाँ, ये सब होने वाला है, ठीक है। वर्किंग फेज़ होता है, ठीक है। जब उसको ये सब समझ गया तो उसके बाद से इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व और अचीवमेंट गोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद से टर्मिनेशन फेज़ होता है, ठीक है। इसमें प्लानिंग ये सब हो गया, फ्यूचर नीड, और इसके द्वारा हम लोग मतलब रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं। तो ये सब आपके हो गए। तो ये हमारा मतलब कम्युनिकेशन था। चैप्टर पे देखेंगे, चैप्टर हमारा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग, ठीक है। ये हम जो भी डॉक्यूमेंट और हॉस्पिटल के अंदर जो डेटा कलेक्ट करते हैं, और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट रखा जाता है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसके बारे में ओवरऑल हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग पर्पज़, और ये भी जो जो भी इसमें मतलब
रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट के नीड होती है, ठीक है। मेंटेन करते हैं जो भी एक्यूरेट डेटा होती हैं और रिपोर्ट्स को, ठीक है। फुल्ली लीगल और जो एथिकल मतलब प्रिंसिपल्स होती हैं उसके द्वारा हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हम पहला इसमें देखते हैं, पर्पस रिपोर्ट और इसमें रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पर्पस की अगर इसमें बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक लीगल मतलब रिकॉर्ड जो कि जो भी केयर चल रही है, अलग अलग केयर हम लोग दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो सब का, ठीक है। हेल्प करता है इसमें प्लानिंग में, इवेलुएटिंग में, जो भी पेशेंट का केयर है तो उसके मतलब अंदर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसके द्वारा मतलब उसको मेंटेन करने में, देखने में हेल्प करता है। जो भी एड ऑफ कम्युनिकेशन होती है हेल्थ केयर टीम मेंबर, उसको हम लोग मतलब देख के समझते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि रिकॉर्ड शिफ्ट चेंज हो रहा है, तो आप अगर रिकॉर्ड मेंटेन है तो रिकॉर्ड से आप शिफ्ट चेंज होगा तो कोई भी आएगा तो रिकॉर्ड को देख के आप जो भी दूसरा हेल्थ केयर मेंबर है वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। एक्ट करता है ये मतलब रिसर्च और एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सर्व करते हैं हम लोग लीगल केस की तरह, ठीक है। एविडेंस होती है, ठीक है। और यूज़ कर सकते हैं हम लोग होती है क्वालिटी एश्योरेंस और एडिट में, ठीक है। अविडिट सपोर्ट करता है बिल और जो भी मतलब उसमें प्रोसीजर होती है उसमें, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर बात करें तो इसका साफ मतलब होता है कि जो भी डेटा है तो डेटा उसके पेरेंट्स और पेशेंट के अलावा जो हेल्थ केयर मतलब जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसके अलावा अगर कोई भी मांग रहा है तो उसको नहीं देना होता है। उस जो भी उसकी बातें रहती हैं या फिर कोई भी रिकॉर्ड रहता है, कोई भी कंडीशन रहता है तो उसको प्राइवेट रखा जाता है। पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो प्राइवेट और सिक्योर रहना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑथराइज पर्सन है उसी को बस एक्सेस होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए डिस्कशन पेशेंट का पब्लिक के बीच में। जैसे कि कोई भी कंडीशन है, जैसे एड्स ही हुआ है तो एड्स के बारे में हम लोग दूसरे के सामने पेशेंट की ऐसे बात कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉलो करना चाहिए जो भी इंस्टीट्यूशनल और जो लीगल पॉलिसीज़ है वो सब, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी और मतलब लीगल एक्शन में भी यूज़ होता है। इसमें उन लोगों को देना चाहिए जैसे कि पुलिसमैन आ गए, ये सब को भी देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर होना चाहिए ओनली नीड बेस्ड मतलब पर्सन्स को, ठीक है। सिक्योर रखना चाहिए डिजिटल रिकॉर्ड्स में पासवर्ड के साथ और ये मतलब इनकरप्ट ना हो, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स और जो कॉमन मतलब ऐसे होता है तो उस सब के बारे में देखें तो पहला होता है हमारा एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट है उसका जो जो भी डेमोग्राफिक जो मतलब मेडिकल हिस्ट्री होती है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली अगर देखें तो इसमें नर्सिंग केयर प्लान को बनाते हैं, इसमें गोल जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन होता है वो सब देते हैं। उसके बाद से इसमें जो भी प्रोसीड हुआ रहता है तो वो नोट्स हम लोग उसमें रखते हैं। जो भी अपडेट कंडीशन के हिसाब से हुआ रहता है, मेडिकेशन रिपोर्ट्स रहती हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ टाइम और डोजेस के साथ, ठीक है। जो भी वाइटल साइंस चार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखते हैं और रिकॉर्ड करके रखते हैं, बीपी ये सब, ठीक है। डिस्चार्ज जो समरी होती है वो सब भी हम लोग रखते हैं कि कब एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, क्या क्या डायग्नोसिस हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या फॉलोअप करना है, ठीक है, ये सब। इसके साथ साथ हम लोग जो भी इंसिडेंट रिपोर्ट रहता है उसको हम लोग यूजुअल वे में देखते हैं और रखते हैं, ठीक है। मेथड इसके बाद से मेथड और जो भी सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग जो भी होता है, जैसे कि नैरेटिव चार्टिंग होती है, इसमें जो भी कोरोनोलॉजी लॉजिकल और डिटेल नोट्स होता है, ठीक है। इसके बाद से ये जो है सोप नोट्स मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और प्लानिंग, ये सब का नोट्स रहता है, ठीक है। PIE चार्ट, ठीक है। PI प्रॉब्लम इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन के चार्ट रहता है। फोकस चार्ट रहता है, इसमें अलग अलग जो डेटा एक्शन और रिस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंग चार्ट मतलब बाई एक्सेप्शन, ठीक है। तो चार्ट बाई एक्सेप्शन में जो भी मतलब एबनॉर्मलिटी रिकॉर्ड्स होती है वो सब देखते हैं। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन रहती हैं, और फॉलो सीट्स होती हैं जो कि मतलब अलग अलग वाइटल साइंस और जो भी मेडिसिन इंटरवेंशन करते हैं तो वो उसमें यूज़ करते हैं। देन हमारे पास गाइडलाइन है डॉक्यूमेंटेशन का। फर्स्टली जो है यूज़ करते हैं हम लोग फैक्चुअल एक्यूरेट और जो भी मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है उसका रिकॉर्ड करते हैं हम लोग टाइमली, और जो भी कोरोनोलॉजिकल मैनर होती है उसके अंदर, और इसके साथ साथ यूज़ करते हैं हम लोग एब्रिवेशन और इसके साथ साथ मेडिकल टर्म का साइन और जो भी नेम और डिज़ाइन होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अवॉइड करते हैं हम लोग जो भी ब्लैक लाइन और जो भी लिविंग स्पेस होता है उसको, ठीक है।
इसके बाद से कोई भी मतलब एरर हुआ रहे या फिर कोई भी करेक्ट करना है फ्लूइड को, तो इसको हम लोग एक ही लाइन से स्ट्राइक कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और अवॉइड करते हैं हम लोग पर्सनल ओपिनियन को, ठीक है। और डू नॉट, और मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, लीगल जो भी गाइडलाइन होती है डॉक्यूमेंटेशन का वो देखते हैं, ठीक है। डू क्या करना होता है, ठीक है। राइट करना होता है क्लीन और लीगली, ठीक है। क्लीन साफ और जो भी कानूनी तरीके से सही लिखना होता है। डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है एवरी पेशेंट इंटरेक्शन का, ठीक है। इसके साथ साथ फॉलो करना रहता है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ को, यूज़ करना रहता है ब्लू और ब्लैक पेन को हैंड राइटिंग के साथ, इंश्योर करना रहता है जो भी कंसेंट फॉर्म रहती हैं उसको साइन हो, ठीक है। रिपोर्ट करना रहता है जो भी कंडीशन होता है उसके हिसाब से इमीडिएटली। क्या नहीं करना होता है, तो इसमें कोई भी गलत डेटा नहीं भरना होता है। इसके साथ साथ अवॉइड करना होता है जो भी स्लॉन्ग और जो भी मतलब ऑफेंसिव जो लैंग्वेज होती है उसको, जो एक्यूरेट लैंग्वेज होती है उसमें भरना होता है। डोंट स्किप डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ठीक है। इसमें छोड़ना नहीं रहता है। नेवर डॉक्यूमेंट अहेड, मतलब टाइम के हिसाब से डॉक्यूमेंट को करना होता है। अवॉइड करना रहता है करेक्शन फ्लूइड को, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी किसी का पर्सनल जजमेंट है उसको हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो रिपोर्टिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि चेंज इन शिफ्ट रिपोर्टिंग होती है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें ब्रीफ तरीके से ये सब नोटेड रहता है, जैसे कि जो शिफ्ट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट शिफ्ट में आते हैं हेल्थ केयर टीम, तो उसके वो लोग आसानी से कर पाएँ इसीलिए, ठीक है। इसके बाद से ट्रांसफ़र नोट्स होता है, ट्रांसफ़र रिपोर्ट होता है। इसमें जो है पेशेंट है तो पेशेंट जो है मूव करता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या हॉस्पिटल में, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद से इंस्टेंट इन एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है, जो भी मतलब एक्सीडेंट हुआ रहता है या एरर हुआ रहता है, फॉल हुआ रहता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसके साथ साथ ये मतलब यहीं पे ख़त्म होता है। सो अब हम इसमें वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे। ये हमारा 6 नंबर यूनिट है, ठीक है। इसमें जो है इंट्रोडक्शन, ओवरऑल इंट्रोडक्शन की बात करें तो चैप्टर जो है वो इंक्लूड करता है, कवर करता है असेसमेंट, ठीक है। अलग अलग जो भी वाइटल साइन है उसके इंटरप्रिटेशन, उसके साथ साथ इंडिकेट करता है, इनिशियल इंडिकेट करता है पेशेंट का जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और जो भी मतलब फंडामेंटल नर्सिंग स्किल है उसके बारे में, ठीक है। सो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। वाइटल साइन की अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है बेसिक जो बॉडी के फंक्शंस होती हैं उसकी, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेटरी रेट और हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए, ठीक है। वैसे तो 5 होते हैं, 5वां आपका पेन होता है। पेन को भी वाइटल साइन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। 5वां WHO के अकॉर्डिंग नया बना है, ठीक है। इसके बाद से हम बॉडी टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग डिग्री में काउंट करते हैं और देखते हैं कि कितना नॉर्मल है। नॉर्मल आपका जैसे आप वैल्यू देख लेना, ठीक है। उसके बाद से पल्स की बात करें तो पल्स में हम लोग जो भी रिदमिक मतलब मूवमेंट होती है आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं और हार्ट से हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से कितना रेट है, ठीक है। इसके बाद से रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, जो भी प्रोसेस होती है एक्सचेंज का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर से हमारे बॉडी सेल्स के अंदर, तो ये हम लोग रेट देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम काउंट करते हैं। देन हमारे पास ब्लड प्रेशर है, इसको हम लोग प्रेशर जो भी मतलब ब्लड एक्सर्ट करता है हमारे आर्टरीज़ के वॉल के ऊपर, तो ये हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। पर्पज़ की अगर बात करें वाइटल साइन की तो ये बेस्ड होता है जो भी डेटा होती है पेशेंट के फिजियोलॉजिकल स्टेटस का, ठीक है। मॉनिटर करते हैं चेंज जो भी पेशेंट के कंडीशन का होता है डिटेक्ट करते हैं हम लोग। हेल्दी प्रॉब्लम या फिर कोई भी इवेलुएट करते हैं जो भी इफेक्टिवनेस होती है इंटरवेंशन का, कि दवा सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। असिस करते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान को इसमें डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम जो भी हमने वाइटल साइंस पढ़ा है उसमें अलग अलग जो भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में इसमें हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर देखें तो इसमें जैसे कि टेम्परेचर के बारे में है। ये टेम्परेचर जब अल्टरेशन होता है तो उसमें आपको हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है, हाइपोथर्मिया और फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपरथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है 36.7 डिग्री सेल्सियस उससे जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हाइपरथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया में आपका बॉडी टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। और ये आपका है एक एक्यूरेट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है फीवर, तो इसको हम लोग मानते हैं कि आपको पायरेक्सिया है और इसको हम लोग फीवर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है अल्टरेशन, पल्स अल्टरेशन है। इसमें ट्रैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है और एरिथमिया होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रैकीकार्डिया में
बढ़ के आता है, ब्रेडिकार्डिया में घट के आता है और एरिथमिया में इर्रेगुलर आता है। ऐसे ही आपका रेस्पिरेटरी रेट भी है, ट्रैकीपीनिया है, ब्रेडीपीनिया है, एपीनिया है, डिस्पीनिया है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर में भी हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ठीक है। इसमें हम रोल ऑफ नर्स की बात करें तो इसमें एक्यूरेट जो भी मतलब मेजरमेंट होती है, असेसमेंट होती है और ये रिकॉर्ड्स वो लोग मेंटेन करती हैं। इसके साथ-साथ इंटरप्रिटेशन करती हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन करती हैं, जो भी वाइटल साइन रीडिंग होती है, रिकॉग्निशन करते हैं एबनॉर्मल को, ठीक है। रिपोर्ट करते हैं जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होती हैं, हेल्थ केयर टीम का एजुकेट करते हैं पेशेंट और फैमिलीज़ को उसके इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल साइंस को, ठीक है। इसके बाद से हम प्रोसीजर की अगर बात करें तो अलग-अलग जो मतलब अलग-अलग मेज़रमेंट के लिए अलग-अलग जगह से हम लोग मेज़र करते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग अलग-अलग प्रोसीजर से इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले इक्विपमेंट को हम लोग लाते हैं, उसके बाद से इंश्योर करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी को, एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को। असेसमेंट में हम टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसमें जो है पहले सिलेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएट जो साइट होती है, जैसे टेम्परेचर में हम लोग ओरल ले सकते हैं, रेक्टल ले सकते हैं, एक्सिलरी, टेम्पनिक और टेम्पोरल, ये सब अलग-अलग वाइटल्स मतलब टेम्परेचर के साइट्स हो गए जो कि इक्विपमेंट मेजरमेंट करेक्टली करता है। इसके बाद से पल्स के अलग-अलग साइट्स होते हैं, जैसे कैरोटिड हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। कैरोटिड हो गया, रेडियल और एपिक हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। इसमें जो है अलग-अलग ऑस्कल्टेट करते हैं, पाल्पेट करते हैं और देखते हैं कि जो रिदम कैसा चल रहा है, ठीक है। इसके बाद से रेस्पिरेटरी रेट है, इसमें चेस्ट को के राइज और फॉल को हम लोग देखते हैं, काउंट करते हैं, रेट को और डेप्थ और रिदम को चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर में भी हम लोग जो भी स्टिफ साइज और मतलब आर्म के ऊपर बांधते हैं और स्फेग्नो मैनोमीटर से हम लोग ये या फिर स्टेथोस्कोप दोनों से ही यूज़ से हम लोग ये मेज़र करते हैं और देखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसमें प्रेशर, और देन हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और जो भी रिकॉर्ड आया रहता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। देन हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि सही है, गलत है या फिर वैसे, ठीक है। तो ये आपका वाइटल साइन था। वैसे तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ में ऐड करना भूल गया था। सो हम इसमें आगे बात करेंगे। तो आगे हम अगर देखें तो हमारा 7 नंबर चैप्टर है, मेंटेन इक्विपमेंट और लिनन। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो भी ओवरऑल इसमें इनिशियल और जो भी मैनेजिंग जो हेल्थ केयर टीम के द्वारा इक्विपमेंट और लिनन का यूज़ होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल ये सब हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद से हम इक्विपमेंट की बात करें तो कोई भी एपरेटस है या फिर जो भी मशीनरी या कोई भी टूल है जो कि यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर मतलब सेटिंग्स में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में या फिर कोई भी पेशेंट केयर में, तो उसको हम लोग इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लिनन की बात करें तो कोई भी फैब्रिक आइटम है जो कि यूज़ किया जा रहा है हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर में, और जैसे कि सीट्स हो गई, ब्लैंकेट हो गया, प्लेन गाउन हो गया या फिर टॉवल्स हो गए, तो ये सब लिनन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद से डिस्पोजेबल है, रीयूज़ है, ये सब आप तो जानते ही होंगे। डिस्पोजेबल में वो मतलब आइटम्स जो इसकी सिंगल यूज़ के लिए होती हैं और उसके बाद से डिस्कार्ड हो जाती हैं, तो ये सब हो गया, ठीक है। और रीयूज़ वाले वो आइटम होते हैं जो कि क्लीन करके स्टरलाइज करके मल्टीपल टाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। इंडेंट है तो ये मतलब एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वेस्ट होती है और मतलब ऑर्डर किया जाता है स्पेशलाइज इक्विपमेंट को, तो ये इंडेंट हो गया। मेंटेनेंस की बात करें तो ये कोई भी इक्विपमेंट है जो कि यूज़ होता रहता है और बार बार मतलब उसको मेंटेनेंस और रेगुलर चेकअप, सर्विस और रिपेयर की यूज़ पड़ती है, तो उसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। इन्वेंट्री की बात करें तो ये डिटेल लिस्ट होती है और जो भी गुड्स और मटेरियल्स यूज़ होती हैं हैंड में, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग इक्विपमेंट और लिनन के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो ये इंश्योर करते हैं जो भी अवेलेबिलिटी है और फंक्शन है और सेफ्टी है इक्विपमेंट मतलब केयर पेशेंट केयर में, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रमोट करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और प्रॉपरली मतलब मेंटेन और रीयूज़ टाइम के लिए, ठीक है, रीयूज़ आइटम्स के लिए प्रोवाइड मतलब प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और जो भी मतलब एप्रोप्रिएट तरीके से स्टरलाइज करके हम लोग यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो जम्स है वो ना फैले, ठीक है। इन्हेंस करती है पेशेंट के कंफर्ट और सेफ्टी को। तो ये सब हो गए। आइटम्स की हम बात करेंगे तो अलग अलग इसमें टाइप ऑफ आइटम होते हैं, जैसे कि डिस्पोजेबल हो गया, रीयूज़ हो गया, मटेरियल टाइप में अगर लिनन हो गया, रबर गुड्स हो गया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग है, जैसे डिस्पोजेबल आपके सिरिंजेस भी आते हैं, ग्लव्स भी आते हैं, ठीक है। रीयूज़ के लिए स्टेथोस्कोप आते हैं जो बार बार रीयूज़ किया जाता है, और इसके बाद से सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो यूज़ किया जाता है। देन हम मटेरियल में आपको लिनन देखते हैं, कॉटन बैंडेज हो गया जो कि
यूज़ होता है। रबर गुड्स में आपके जो भी कैथेटर और जो ग्लव्स होते हैं वो सब हो गया। ग्लासवेयर में आपके अलग अलग बीकर और जो भी मतलब स्पेसिमेन बॉटल्स होते हैं, और मेटल में फोर्सेप हो गया, इस सीजर्स हो गए, प्लास्टिक में ट्यूबिंग हो गया और बेसिन्स हो गए, ये सब यूज़ होता है। ठीक है, अब हम रोल ऑफ नर्स को देखते हैं। प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, क्लीनिंग करती हैं और स्टोरेज करती हैं जो भी इक्विपमेंट होती है यूज़ के बाद से। ठीक है, इसके बाद से आइडेंटिफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं जो भी डैमेज और जो माल फंक्शन हुआ रहता है इक्विपमेंट का, फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल लेनिन मैनेजमेंट का, और हैंडल करते हैं हम लोग जो भी लॉन्ड्री लिनन लॉन्ड्री सिस्टम होती है उसमें। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं जो भी इनवॉलंटरी जो मतलब मैनेजमेंट होती है, और जो भी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग सप्लाई, न्यू सप्लाई को। देन इंश्योर करते हैं हम लोग अप्रोप्रिएट यूज़ को, डिस्पोजल और जो भी रीयूज आइटम्स हैं उसमें। प्रोसीजर की हम बात करें तो अलग अलग इसमें प्रोसीजर यूज़ होते हैं, जैसे कि जनरल बेसिस पे इसमें पहले क्लीनिंग होती है, देन इंस्पेक्शन होता है। क्लीनिंग अगर बात करें तो क्लीनिंग में जो भी इक्विपमेंट है अकॉर्डिंग टू जो मैन्युफैक्चरर है गाइडलाइन है उसके द्वारा, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के द्वारा ये क्लीन होता है। देन इसको इंस्पेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्ट में रेगुलर चेकअप किया जाता है इक्विपमेंट का, जो भी साइन है मतलब वियर का और डैमेज का उसको देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग उसके जो भी मतलब रिपोर्ट है, रिपोर्ट को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिपोर्ट को, जो भी ब्रोक या फिर कोई भी टूटा है तो उसके हम लोग अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में भेजते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियर को। ठीक है, देन स्टोरेज करते हैं। अगर सही इक्विपमेंट हैं तो स्टोर करते हैं उसको, क्लीन करके ऑर्गेनाइज बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड मतलब एरिया में पहुंचाते हैं। उसके बाद से लेनिन हैंडलिंग है, तो ये मतलब सही बेसिस पे, जैसे कि जहाँ पे जितनी नीड होती है उसको हम लोग पहुंचाते हैं, जैसे कि हम बैग्स हो गए, ये जो लॉन्ड्री सिस्टम है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है इसमें जो है स्टॉक लेवल को देखते हैं, रोटेशन सप्लाई को देखते हैं, और ये जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबमिट करते हैं। तो ये आपका लेनिन हो गया और इक्विपमेंट हो गया। तो इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ। देन हमारे पास 8 नंबर चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, तो ये मतलब मेनली ओवरऑल अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिट जो है वो फंडामेंटल नॉलेज देता है जो भी इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में, और क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है पेशेंट सेफ्टी और जो भी क्वालिटी केयर, और जो भी हम लोग फोकस करते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके मतलब बारे में बताता है हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये मतलब ओवरऑल हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की बात करें तो इन्फेक्शन फर्स्ट हमारा टॉपिक है, एक तरीके का इन्वेसिव सस्पेंसिबल होस्ट होता है जो कि पैथोजन और माइक्रोब्स की तरह, मतलब पैथोजन या माइक्रोब हो सकता है, जो कि रिजल्ट करता है ये मेनली इन्फेक्शन के अंदर, और ये डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, जो भी इन्वेसिव मेथड मतलब कि जो भी पोर्स होती हैं बॉडी के पोर्स के द्वारा अंदर जाता है, और अंदर जाके ये मतलब अपना होस्ट बनाता है। होस्ट कोई मिल गया तो उसके ऊपर अपना एक्शन शुरू करता है पैथोजन या माइक्रोब। उसके बाद से ये मतलब होस्ट बना के वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद से पैथोजन की बात करें तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है डिजीज़ कॉज करने के, तो उसको हम पैथोजन बोलते हैं। चेन ऑफ एक्शन की बात करें तो वो सारे सीरीज ऑफ एपिसोड्स हैं जो कि मतलब अलग अलग सीरीजेस हैं जो कि मतलब कोई भी इन्फेक्शन से डिजीज़ होने का जो पैटर्न होता है उसको शो करती हैं। ये 6 एलिमेंट नेसेसरी ऑफ इन्फेक्शन होती हैं जो कि स्प्रेड करके दिखाती हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, रिजर्वॉयर हो गया, इसके साथ साथ पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया, उसके बाद मॉडर्न ये ट्रांसमिशन हो गया, पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया, ये सस्पेंडिबल जो होस्ट है उस वो हो गया। ठीक है, इसके बाद से नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, जो भी हेल्थ केयर मतलब एसोसिएटेड जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन होती है उसको हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन दैट एक्वायर्ड हेल्थ केयर सेटिंग, ये जो भी मतलब हॉस्पिटल के अंदर एक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, या तो कोई भी मतलब जो जिसको हुआ है वो प्रेजेंट रहे या ना हुआ रहे, टाइम ऑफ एडमिशन से लेके जो मतलब टाइम ऑफ एग्जिट तक वो देखा जाता है। ठीक है, एसेप्टिक की बात करें तो एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, कोई भी पेशेंट है तो उसके अंदर माइक्रोब कोई नहीं है तो ये हम लोग एसेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल एसेप्टिक की बात करें तो क्लीनिंग टेक्निक्स को बोलते हैं, जो प्रोसीजर क्लीनिंग करता है नंबर ऑफ मतलब माइक्रोब्स को और प्रिवेंट करता है हमें स्प्रेड से, तो इसको हम लोग मेडिकल एसेप्सिस बोलते हैं। सर्जिकल स्टाइल टेक्निक होती है जो कि मतलब सर्जरी के पहले ये किया जाता है, जैसे कि एरिया की सफाई या फिर कोई भी स्टेलाइज ग्लव या कोई भी जो हम लोग
इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको स्टरलाइज़ फॉर्म में। हैंड हाइजीन की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर होता है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और ये मतलब हैंड वॉशिंग और हैंड रबिंग इसमें यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई, ठीक है। ये स्पेशलाइज मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलाइज कॉटन होता है या इक्विपमेंट होता है जो कि मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाता है, जो खुद को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शियस मटेरियल से। जैसे उसमें पीपीई किट में होता है ग्लव्स, फिर गाउन्स, ठीक है। इसके साथ साथ मास्क होता है, फिर ये जो आई रिप आई प्रोटेक्टर होता है। तो ये सब आपके अलग अलग इक्विपमेंट्स हो गए जो कि पीपीई किट में होते हैं। देन हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात करते हैं। ये इन्फेक्शियस कंट्रोल के मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि मतलब इसमें प्रिवेंट किया जाता है जो भी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हुआ रहता है, या फिर कोई भी जैसे कि अलग अलग वे से ब्लड से हो गया, बॉडी ट्रांसफ्यूज से हो गया, या नॉन इंटेंट स्किन से हो गया, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से हो गया। तो ये सब आपके उसमें देखा जाता है और ये प्रिकॉशन में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद से हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है। इसमें जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्शन होता है, सेग्रीगेशन होता है, टेक्निक होता है, जो भी डिस्पोज करना होता है मतलब वेस्ट का, तो ये सब, ठीक है। इसके बाद से प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं पेशेंट को और हेल्थ केयर वर्कर्स को, और जो भी विजिटर्स होते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से, ठीक है। इसमें हम लोग जो भी मॉर्बिडिटी और मोटिलिटी रेट होती है उसको हम लोग कम करते हैं, जैसे कि जो बीमारी से होने वाली मतलब मृत्यु दर होगी, या फिर ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको, ठीक है, मिनिमाइज़ करते हैं इकोनॉमिकल बैरियर ऑफ इन्फेक्शन को और हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद से मेंटेन करते हैं हम लोग सेफ्टी को, जो भी हेल्दी क्लिनिकल इन्वायरमेंट होता है उसका, ठीक है। इसके बाद से टाइप्स की बात करें तो ये मतलब लोकलाइज हो सकता है, सिस्टमैटिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, और ये क्रोनिक भी हो सकता है। लोकलाइज मतलब एक प्रॉपर लोकल जगह पे, सिस्टमिक मतलब सिस्टम जो है उस पर अफेक्ट रहा है, कोई भी सिस्टम हो गया, ठीक है। एक्यूट छोटे टर्म के लिए और क्रोनिक बड़े टर्म के लिए, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है। स्टेजेस की बात करें तो अलग अलग स्टेजेस हो गया, जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, जब ये मतलब अपने आप को प्रॉपर डेवलप करते हैं, ठीक है। प्रो डर्मेटल स्टेज हो गया, इलनेस स्टेज हो गया, और ये कन्वेलेंस स्टेज हो गया। टाइप ऑफ हम हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें तो इसमें इन्फेक्शियस पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, सार्प, और जो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, और ये जो केमिकल वेस्ट हो गया, जीनोटॉक्सिक वेस्ट हो गया, ये सब हम लोग इसमें मतलब मैनेज करते हैं, नॉन हैजार्डियस ये सब। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो ये जो भी प्रैक्टिस करते हैं हैंड हाइजीन का बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट टच को, और इसमें प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन आप तैयार कर लेना, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं जो भी डिस्पोजल पीपीई होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और जो भी ट्रांसमिशन के बेसिस प्रिकॉशन होती हैं बेसिक, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। मेंटेन करते हैं क्लीनिंग और सेफ्टी को, और सेफ्टी ऑफ पेशेंट को, ठीक है। एजुकेट करते हैं जो भी पेशेंट है और उसके फैमिलीज़ हैं, और जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल है प्रैक्टिस के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को, और जो मेजर्स मतलब उसमें देने रहते हैं वो देते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट करते हैं हॉस्पिटल वेस्ट सेग्रीगेशन, और जो भी डिस्पोजल होता है उसमें मेज़र करते हैं जो भी साइंस ऑफ इन्फेक्शन होती है उसको, और जो पेशेंट के अंदर, और रिपोर्ट करते हैं जो भी वहाँ पे वर्कर रहते हैं वो उनको, ठीक है। प्रोसीजर की अगर बात करें तो हैंड हाइजीन करते हैं, हैंड हाइजीन में हैंड वॉशिंग करते हैं, वेट हैंड हो गया, अप्लाई करते हैं हम लोग इस पे सोप। उसके बाद से हम लोग रब करते हैं, रब 20 सेकंड्स के लिए करते हैं, और देन हम थ्रूली उसको ड्राई करते हैं, और ये हम लोग का सिंगल स्टेप में ये ख़त्म हो गया, ठीक है। हैंड रब अल्कोहल बेस हम लोग कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं पाम टू पाम, बैक टू पाम, ये सब आप तो पढ़े ही हो गए, ये सब भी लिखना होता है। रब करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑल सरफेस अनटिल ड्राई, ठीक है। इसके बाद से यूज़ ऑफ पीपीई का जो है यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे कि गाउन हो गया, मास्क हो गया, आई प्रोटेक्टर, ग्लव्स हो गए, ये सब प्रॉपर तरीके से, ठीक है। डॉफिंग है, डॉफिंग में भी ये सेम टेक ऑफ के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके बाद से फॉलो करते हैं हम लोग हैंड हाइजीन को। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की बात करें तो ये जो भी मतलब स्टैंडर्ड हम लोग पीपीई किट को यूज़ कर रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं, तो इन सभी को ही हम लोग ऑल ओवर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोलते हैं। अप्लाई करते हैं सारे पेशेंट के ऊपर,
और जो भी मतलब सस्पेंड मतलब कंफर्म हुआ रहता है इन्फेक्शियस स्टेटस, उसके द्वारा हम इंक्लूड करते हैं हैंड हाइजीन को, यूज़ ऑफ पीपीई किट को, रेस्पिरेटरी हाइजीन को, इसके साथ कफ को, ठीक है। इसके बाद से जो सेल्फ सेफ जो इंजेक्शन होती है उसकी प्रैक्टिस, और सेफ्टी हैंडलिंग को और कंटामिनेट करते हैं जो भी इक्विपमेंट है और सरफेस को, ठीक है। तो ये सब हो गया। देन हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं, जो भी मतलब वेस्ट रहती हैं उसको प्रॉपर तरीके से अलग अलग जो बैग्स होती हैं, इन्फेक्शियस बैग रेड के लिए, येलो शार्प के लिए, ब्लू ग्लास के लिए, और ब्लैक जो है जनरल वेस्ट के लिए। तो इस तरीके से बीएमडब्ल्यू भी इसमें मेंटेन करते हैं। इन्वायरमेंट हम लोग क्लीन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट है और ये सब हम लोग फ्रीक्वेंट सरफेसेस जो टच होती हैं उसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर मतलब 8 चैप्टर हो गया। देन हम 9th की तरफ बढ़ते हैं। सो अब हम इसे देखते हैं चैप्टर नंबर 9 को, ठीक है। इसमें कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप और पेन के बारे में देखेंगे। ओवरऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करें पूरे होल चैप्टर के बारे में, तो ये मेनली फंडामेंटल जो पेशेंट नीड होती है उसके बारे में बात करता है, जैसे कि कंफर्ट हो गया, रेस्ट हो गया, स्लीप हो गया और पेन मैनेजमेंट हो गया। इन सभी टॉपिक्स पे ये हाईलाइट करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं डेफिनेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेशन में फर्स्ट है हमारे पास कंफर्ट। कंफर्ट मतलब आराम, ठीक है। एक तरीके का स्टेट होता है, स्टेट ऑफ ईज़ और फ्रीडम होती है पेन से और कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इस स्टेट को हम लोग कंफर्ट बोलते हैं, जिसमें कोई दर्द, कोई मतलब सबसे फिजिकली आराम हो और फ्रीडम हो और पेन भी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उससे, ठीक है। देन हमारे पास रेस्ट है। रेस्ट एक स्टेट है जिसमें मेंटली और फिजिकली रिलैक्सेशन होता है, जो कि रिजल्ट करता है एक प्रॉपर फीलिंग रिफ्रेश में, ठीक है। रिफ्रेश फील कर रहे हैं तो उसमें रेस्ट बोलते हैं। प्रॉपर आप रेस्ट ले रहे हो तो उससे रिफ्रेश फील होता है, ठीक है। स्लीप की बात करें तो एक तरीके का नेचर होता है जो कि मतलब रिक्योरिंग और मतलब स्टेट होता है माइंड और बॉडी का, और ये जो है कैरेक्टराइज होता है कॉन्शियस और इनोवेट जो अलग अलग मतलब अलग अलग जो भी मतलब सेंसरी एक्टिविटी होती है उससे, और जो रिड्यूस कर देता है मसल एक्टिविटी को, और ये रिड्यूस करता है जो भी इंटरेक्शन और सराउंडिंग है उससे, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिलीफ देता है पेन से, और जो भी माइंड कंट्रोल ये सब उससे होता है। पेन की अगर बात करें तो अनप्लीजेंट सेंसरी और इमोशनल जो मतलब एक्सपीरियंस होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है एक्चुअल और जो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से, ठीक है। तो ये पेन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद से टेंस है। टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है, एक तरीके का नॉन फार्मास्यूटिकल पेन रिलीफ है, जो कि मतलब लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से दिया जाता है, ठीक है। ये इसमें जो है एक मेथड होता है जो कि पेन कंट्रोल का होता है, और ये अलाउ करता है पेशेंट को सेल्फ एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक और जो भी टॉपिकल ओपियोइड थ्रू आउट पंप से ये सब हम लोग देते हैं, लेता है पेशेंट, ठीक है। एएम है, सीएम कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव हीलिंग मॉडलिटीज़ है। तो ये एक तरीके का ग्रुप ऑफ डाइवर्जेंट मेडिसिन होती है और हेल्थ केयर सिस्टम होती है, प्रैक्टिस होती है और प्रोडक्ट है जो कि प्रेजेंट कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ कन्वर्जनल मेडिसिन। ये एक तरीके का कन्वर्जनल मेडिसिन में कहाँ CAM है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव हीलिंग मॉडलिटीज़ है, ठीक है। इसमें जो है एक ग्रुप ऑफ डाइवर्जेंट मेडिसिन, एक तरीके का ग्रुप ऑफ डाइवर्जेंट मेडिसिन होती है, हीलिंग सिस्टम होती है, सॉरी हेल्थ केयर सिस्टम होती है, प्रोडक्ट होता है जो कि प्रेजेंट मतलब होता है एक पार्ट ऑफ। इसके बाद से हम प्रोसीजर की बात करेंगे। प्रोसीजर में हम लोग प्रमोट करते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट को पेशेंट का, फैसिलिटेट एडुकेट मतलब स्लीप और रेस्ट को हम लोग ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं हीलिंग और वेलबिंग के लिए, ठीक है। इफेक्टिव असिस्ट और मैनेज करते हैं पेन को, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और सेटिस्फैक्शन को। अब हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ बेड होते हैं जो कि ये ज़रूर ही 5 नंबर 2 नंबर में आता है। फाउलर हो गया, सेमी फाउलर हो गया, ट्रेलेनबर्ग हो गया, फिर रिवर्स ट्रेलेनबर्ग हो गया, फ्लैट हो गया, कार्डियक हो गया, फ्रैक्चर एटसेट्रा। ये सब आपके बेड्स होते हैं। थेरेप्यूटिक पोजीशन की बात करें, सुपाइन, प्रोन, ये सब आपके अलग अलग मतलब पोजीशन होती हैं। सिम्स पोजीशन, हाई फाउलर, फिर ये डॉर्सल रिकम्बिनेंट, और फिर
लेथोटमिक पोजीशन हो गया, ये सब अलग अलग पोजीशंस हो गए, ठीक है। कंफर्ट डिवाइसेस में पिलो हो गया, कुशंस हो गए, ये सब आपको देखना होगा। आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि इस सभी ये वाले पार्ट से 2 नंबर और 5 नंबर के एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर में इंसोम्निया हो सकता है, स्लीपिंग एपीनिया हो सकता है, नेक्रोलिपिसिया हो सकता है, रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। टाइप ऑफ पेन में एक्यूट, क्रोनिक, सोमैटिक और जो वेसिकल, नैरोपैथिक, ये सब आपके पेन्स हो सकते हैं। ये इस पेन स्केल में अलग अलग पेन स्केल होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है, वन बर्ग फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल, ये स्केल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ FLACC पेन स्केल होता है, जो कि नॉन वर्बल होता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की बात करेंगे, असेस करेंगे पेशेंट के कंफर्ट लेवल में, स्लीपिंग पैटर्न में और पेन कंसंट्रेशन में, ठीक है। क्रिएट करेंगे कंफर्टेबल और जो भी एक मतलब प्रॉपर रेस्ट और स्लीप के लिए एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे, बोथ साइकोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल और जो भी नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को। इसके साथ साथ एजुकेट करेंगे फैमिलीज़ और पेशेंट को पेन मैनेजमेंट ऑप्शंस के बारे में, एडमिनिस्टर करेंगे पेन मेडिकेशन को और सेफ्टली और मॉनिटर करेंगे उसके इफेक्टिवनेस को, ठीक है। एसोसिएट करेंगे बेड मेकिंग में और पोजीशन को भी ठीक करेंगे और कंफर्ट थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स दिखाएंगे। और वो एडुकेट करेंगे हम लोग पेशेंट के कंफर्ट और पेन। बेड मेकिंग की बात करेंगे, क्लोज बेड है हमारे पास। बेड मतलब ये बनाया जाता है न्यू पेशेंट के लिए, या फिर कोई भी पेशेंट है जो आउट होने वाला है, या फिर मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जाने वाला है, तो लेने उसमें जो है हेड के पास रख देते हैं बेड के, ठीक है। ओपन बेड की बात करें तो ये बेड मेनली पेशेंट के एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब बेड के लिए बनाया जाता है। ये जो है मतलब इसमें जो है टॉप सीट और ब्लैंकेट जो है फोल्डेड बैक करके इजी मैनर में रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड जो है वो मतलब बेड होता है जो कि पेशेंट इन बेड बेड ऑक्यूपाइड है, जो पेशेंट रहता है तो पेशेंट के साथ ही हम मतलब वहाँ पे उसको रहने के साथ ही मतलब बनाते हैं, उसको साइड करके मान लो कि ट्रॉली पे बैठा दिया, ये सब व्हीलचेयर पे ऐसे, ठीक है। देन पोस्ट ऑपरेटिव और सर्जिकल बेड है, ये मतलब बेड होता है जो कि मतलब ये सर्जरी और ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद से उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद से पेशेंट पोजीशनिंग है, ठीक है। इसमें जो एक्सप्लेन करते हैं पर्पस ऑफ पोजीशन के बारे में पेशेंट का, इंश्योर कर दे पेशेंट की प्राइवेसी को, प्रॉपर हम लोग बॉडी मैकेनिज्म मतलब देखते हैं, ठीक है। यूटिलाइज करते हैं हम लोग जो भी मतलब कंफर्ट डिवाइसेस हैं और पिलो है सपोर्ट के लिए, और जो भी मतलब प्रेशर इंजरी है उसको देखते हुए, ठीक है, प्रिवेंट करते हुए रेगुलर रिपोजिशन करते हैं पेशेंट का, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको भी देखते हैं। पेन असेसमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं पेन स्केल का, और क्वालिफाई करते हैं पेन इंटेंसिटी का, ठीक है। इसके बाद से हम लोग अलग अलग जो पेन स्केल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं और अलग अलग क्वान्टिटीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद से फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एनाल्जेसिक, ये सब अगर चाहिए होता है तो, ठीक है। मॉनिटर करते हैं साइड इफ़ेक्ट को, नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट में प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंफर्ट मेजर्स को, ठीक है। ये सब हो गया। इंश्योर करते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टेक्निक को, ठीक है। इसके बाद से असिस्ट करते हैं डिस्टर्बेंस को, और इसके बाद से अप्लाई करते हैं टेंस को। तो ये आपका फुल चैप्टर हो गया, ठीक है। इसको हम चैप्टर नंबर 10 पे पढ़ेंगे, और इसमें हम प्रमोटिंग सेफ्टी इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में के अंदर सेफ्टी कैसे हम लोग ला सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट की हम बात करें तो इसमें क्रूशियल मैनेज करते हैं हम लोग इस सेफ्टी का जो हेल्थ केयर इन्वायरमेंट है उसके अंदर, जैसे कि एक्सीडेंट ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई भी हैजार्ड ना हो पेशेंट, स्टाफ या कोई भी विजिटर को, मतलब कोई भी खतरा ना हो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। डेफिनेशंस की अगर इसमें बात करें तो पहले हम लोग पेशेंट के इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इमीडिएट जो सराउंडिंग्स होती हैं पेशेंट का, जैसे कि रूम हो गया, बेड हो गया, और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देखते हैं हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। और इस दूसरा अगर देखें तो फिजिकल हैजार्ड्स के बारे में बात करें तो वो सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं हार्म, मतलब कि खतरा हो सकता है पेशेंट के लिए, जैसे कि फायर हो गया, या फिर स्लीपिंग
स्लिपरी फ्लोर हो गया या फिर कोई भी इनएडुक्वेट लाइटिंग हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो ये खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। ये फॉल रिस्क असेसमेंट होता है। तो फॉल रिस्क असेसमेंट जो है एक तरीके का सिस्टमिक इवैल्यूएशन होता है, आइडेंटिफाई करने का पेशेंट का जो भी अगर गिरने का चांसेस रहता है तो उसको, जैसे कि जो बैरियर लगा देते हैं या फिर कुशन्स लगा देते हैं जो पेशेंट ना गिरे, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर कोई भी मतलब पेशेंट ऑपरेशन के बाद है, इस सब केस में, ठीक है। देन सेफ्टी डिवाइस, इक्विपमेंट और जो भी मेजर्स हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, हार्म हो गया या फिर कोई भी इंजरी को प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। इसके बाद से रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसमें फिजिकल केमिकल जो भी मेथड्स होते हैं रिस्ट्रिक्ट होने का पेशेंट के मूवमेंट या फिर उसके ये सब इन्वायरमेंट को हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। पर्पस की हम बात करें क्यों करते हैं, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इंजरी, एक्सीडेंट या कैसे भी स्टाफ्स हो गया या पेशेंट हो गया या कोई भी विजिटर है उन सब केसेस में, ठीक है। मिनिमाइज़ करते हैं हम लोग रिस्क ऑफ फॉल को, ताकि बेड से जो आदमी है वो ना गिरे या स्लिपरी जो फ्लोर है उस पे ना गिरे, ठीक है। फायर और जो भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड है उससे, ठीक है, क्रिएट करते हैं थेराप्यूटिक और सिक्योर मतलब इन्वायरमेंट और पेशेंट केयर के अंदर, ठीक है। इसके साथ-साथ मतलब जो भी सेफ्टी रेगुलेशन है हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं। इसके बाद से टाइप्स की हम बात करेंगे तो टाइप्स में इन्वॉल्व होता है इसमें सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे कि मतलब अलग-अलग हो गया, जैसे कि साइड रेल हो गया, साइड रेल्स हो गए, ठीक है। ये ग्रैब बार्स हो गया, ये अलार्म्स हो गए जैसे कि फायर अलार्म, ये सब हो गया। फिर स्लीपर्स हो गए, स्लीपर मतलब हम लोग देते हैं स्लिपरी अगर वो फ्लोर है तो गिल्ट बेल्ट देते हैं, रिस्ट्रिक्ट फिजिकल और केमिकल, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रेन के बारे में बात करें तो रिस्ट और एंकल और जो भी मतलब ये सब हो सकते हैं तो उससे हम लोग बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद से रोल ऑफ नर्सेस के बारे में बात करें तो इसमें क्या-क्या होता है। पहले तो असिस्ट करते हैं पेशेंट के इन्वायरमेंट को और पोटेंशियल हैजार्ड को जो होने वाला हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट जो है फॉल होने वाला है तो उसमें हम लोग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं और फॉलिंग जो रिस्क है उसको हम लोग असिस्ट करते हैं और प्रॉपर वे से इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। इंश्योर करते हैं प्रॉपर लाइटिंग का, वेंटिलेशन का, टेम्परेचर कंट्रोल का पेशेंट के एरिया के अंडर में, ठीक है। और इसके साथ-साथ एजुकेट करते हैं पेशेंट को और उसके फैमिलीज़ को सेफ्टी मेजर्स के बारे में यूज़ करते हैं हम लोग, जो भी मतलब अप्लाई करते हैं जो भी मतलब ये सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं इंक्लूड मतलब अलग-अलग पॉलिसीज़ और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं प्रॉपर तरीके से लीगल और मतलब एथिकल कंसिडरेशन में, ठीक है। रिस्पॉन्स करते हैं और रिपोर्ट करते हैं हम लोग एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में प्रॉपरली, ठीक है। इंश्योर करते हैं हम लोग प्रॉपर डिस्पोज़ल और शार्प जो है हैजार्ड होते हैं, हैजार्डियस वेस्ट होती हैं उसको साइड रखने की, ठीक है। इसके बाद से प्रोसीजर में बात करें तो इसमें हम लोग फॉल रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो है यूज़ करते हैं हम लोग जो भी रिस्क मतलब फॉल रिस्क असेसमेंट टूल्स होती हैं, जैसे कि मॉर्सी फॉल स्किल्स हो गया उसका, ठीक है। असेस करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ फॉल पे, मोबिलिटी और इम्पेयरमेंट पे और जो भी साइड इफ़ेक्ट और जो भी मतलब कॉग्निटिव स्टेटस है और इनकंटिन्यूएंसी है तो इस सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद से फॉल प्रिवेंशन इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट के पर्सनल आइटम्स मतलब विद इन रीच रखते हैं, जो चाहिए उसके पहुँच तक रखते हैं। इंश्योर करते हैं कि वो एडिक्वेट लाइटिंग और जो भी मतलब नाइट के टाइम पे स्पेशली मतलब प्रॉपर तरीके से दिखे उसको, ठीक है। इसके बाद से बेड के को लोअर पोजीशन में रखते हैं और मतलब ब्रेकिंग रेल को हम लोग लॉक कर देते हैं। यूज़ करते हैं प्रॉपर लाइट का और मतलब रीच में रखते हैं, एजुकेट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। और प्रोवाइड करते हैं हम लोग नॉन स्किल्ड जो फुटवियर होता है, जैसे कि स्लिप ना हो वैसे स्लीपर्स, ठीक है। असिस्ट करते हैं हम लोग एम्बुलेशन मतलब नीड होती है तो, और जो भी पेशेंट के चेयर और बेड अलार्म होती है उसको हम लोग बता देते हैं हाई रिस्क पेशेंट के बारे में, और जो भी ये सब होता है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से गाइड फॉर्म में करते हैं। इसके बाद से हम इसमें देखेंगे रिस्ट्रिक्शन जो एप्लीकेशन होता है वो, ठीक है।
इसके बाद इसमें जो है फिजिशियन ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं हम लोग पेशेंट और जो फिर फैमिलीज है उसके रेजिस्टेंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद से चूज करते हैं जो भी लिस्ट मतलब रिस्ट्रिक्टिव टाइप होते हैं रेजिस्टेंट का, ठीक है। अप्लाई करते हैं करेक्टली और इंश्योर करते हैं हम लोग नॉट टाइटली मतलब टू फिंगर विद शोल्डर, ये ऐसे ठीक है। मॉनिटर करते हैं सर्कुलेशन, जो भी स्किन इंटीग्रिटी होती है और राउंड ऑफ मोशन के बारे में ये सब, ठीक है। और इसके बाद से रिलीज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंट को मतलब पीरियडिकली स्किन केयर के बारे में, फिर ये टॉयलेटिंग के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में दो आवर में, ठीक है। डॉक्यूमेंट करते हैं जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं एप्लीकेशन मॉनिटरिंग और रिकवरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ये है फायर मतलब सेफ्टी है। इसमें जो है लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और एग्जिट को हम लोग प्रॉपर तरीके से दिखा देते हैं, फॉलो करते हैं हम लोग रेस को, ठीक है। असिस्ट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं पेशेंट को, अलार्म ऑन करते हैं और ये मतलब कंफर्म करते हैं फायर को और एक्सटिंग्विश और मतलब इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब ओवरऑल चैप्टर था, ठीक। देन हम आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है। इसके बारे में ओवरऑल हम बात करें तो ये एक चैप्टर है जो कि एडमिशन पेशेंट के एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज, जो भी ट्रांसफ़र या फिर कोई भी बिल सिस्टम होता है या मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, तो इस सभी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इससे मतलब हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करेंगे। एडमिशन की अगर बात करें, एडमिशन टू हॉस्पिटल, तो एक तरीके का प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पेशेंट जो है वो एडमिट होता है मतलब ऑफिशियली, और ये एक मतलब वेलकम करने का एक तरीका होता है मेडिकल लीगल फैसिलिटीज़ और मतलब ट्रीटमेंट केयर के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस होता है ऑफिशियली। कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से एडमिट होना चाहता है तो, ठीक है। इसके बाद से एडमिशन बेड के बारे में बात करेंगे। एडमिशन बेड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है स्पेशली जो न्यू पेशेंट होते हैं, एडमिट होते हैं उनके लिए, और इंश्योर करते हैं वो क्लीन और रेडी हो, ठीक है, और अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। इसके बाद से हम डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल की बात करेंगे। ये एक तरीके का ऑफिशियल रिलीज़ होता है पेशेंट का, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के द्वारा दिया जाता है, और ये मतलब ट्रीटमेंट के बाद मतलब ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है, केयर कंप्लीट हो जाता है तो ये दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद से इसके फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं, तो जैसे कि डिस्चार्ज के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि लामा है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट जो है वो मतलब हॉस्पिटल को छोड़ देता है, भाग जाता है, लीव कर देता है, अगर उसका जो ऑफिशियल मतलब कोई भी ऑफिशियल डिस्चार्ज के बिना, कोई भी मतलब फिजिशियन के डिस्चार्ज के बिना, कोई भी मेडिकल टीम के रिकमेंडेशन के बिना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद से एब्सकॉन्ड है, तो इसमें जो है पेशेंट जो है वो लीव कर देता है हॉस्पिटल को विदाउट इन्फॉर्मे, इसमें जो मतलब प्रॉपर तरीके से किसी को बिना इन्फॉर्म किए भाग जाता है पेशेंट, और मतलब ऑफिशियल डिस्चार्ज के बिना, ठीक है। रेफ़र की बात करें तो ये एक तरीके का सेंडिंग पेशेंट का एक मेथड होता है, जो कि पेशेंट की फैसिलिटीज़ और जो मतलब प्रॉब्लम्स के हिसाब से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, रेफरल बनाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र की बात करें तो ये वार्ड टू वार्ड हो सकता है या फिर फैसिलिटीज़ टू फैसिलिटीज़ हो सकता है, ये सब होता है। और मूवमेंट ऑफ पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट टू डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई भी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में, ठीक है। एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट के ट्रांसमिशन के लिए, और मतलब वन लेवल ऑफ केयर से अनदर लेवल, और इंश्योर किया जाता है उसके कंटिन्यूटी ऑफ केयर, और जो भी मतलब पोस्ट डिस्चार्ज नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। मेडिको लीगल केसेस की बात करें तो मेडिको लीगल केसेस वो मतलब केसेस होते हैं जिसमें जो पेशेंट है वो मतलब अलग अलग कंडीशन की वजह से पीड़ित हो, जैसे कि टॉक्सिक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई भी ऐसे केसेस होते हैं जैसे सुसाइडल हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, पॉइजनस हो गया, या फिर ऐसे केसेस होते हैं मर्डर हो गया, तो इस सब केसेस में मेडिकल लीगल केसेस लगते हैं। और ये जो है इमीडिएट मतलब ये किसी भी गवर्नमेंट ऑफ बॉडी के साथ ही ये किया जाता है, कि जैसे कॉन्सेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन और पेशेंट राइट, ये सब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी जैसे पुलिस हो गया या फिर कोई भी उस डिपार्टमेंट के हैं, तो इन लोगों के सामने ही किया जाता है मेडिकल लीगल केसेस, ठीक है। पर्पस की बात करें तो ये इंश्योर करता है स्मूथ और सेफली जो ट्रांसमिशन होता है पेशेंट का, एंट्री, मूवमेंट और लीविंग का, तो हॉस्पिटल से ये सब
मतलब प्रॉपर स्मूथ तरीके से आना जाना और रहना ये मतलब डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोग पेशेंट को और एडमिशन के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी पेशेंट एजुकेशन और सपोर्ट डिस्चार्ज के बारे में। इंश्योर करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी जो भी केयर और फॉलोअप के बारे में, और साथ ही में हम प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग जो भी लीगल और एथिकल राइट होती है पेशेंट के हेल्थ मतलब प्रोवाइडर के बारे में। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमने ऊपर देखा है। टाइप्स जैसे कि रूटीन, ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। इसके बाद से जो भी डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, ये जो है बिना किसी कंसेंट के जो पेशेंट है वो चला गया, ठीक है। ऑब्सकोर्ड है तो इसमें जो है पेशेंट जो है वो भाग जाता है बिना पैसे दिए, ठीक है। और ये जो है ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र में हम लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड में कर रहे हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो ये प्रिपेयर करते हैं पेशेंट के यूनिट को एडमिशन के पहले, ठीक है, और एडमिशन के लिए, ठीक है। वेलकम करते हैं और ओरिएंट करते हैं न्यू पेशेंट को, फैमिलाइज करते हैं यूनिट के लिए, कलेक्ट करते हैं हम लोग इनिशियल असेसमेंट डेटा और हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री अपडेट को, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं हॉस्पिटल के पॉलिसी और प्रोसीजर को। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट करते हैं पेशेंट के साथ और ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग अदर मतलब वार्ड के अंदर, और फैसिलिटीज़ के बारे में अवेयर करते हैं, इनिशिएट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग डिस्चार्ज और जो भी प्लान्स होती हैं अर्ली बेसिस पे, ठीक है। पेशेंट अगर डिस्चार्ज ले रहा है तो उसके 2 दिन 3 दिन पहले ही उसको बता देते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं हम लोग थोरली जो डिस्चार्ज एजुकेशन है और इंक्लूड करते हैं मेडिकेशन को, फॉलोअप को, ठीक है। इसके साथ साथ वार्निंग साइंस को भी, ठीक है। इंश्योर करते हैं सारी जो भी डॉक्यूमेंट है एडमिशन के टाइम पे वो है कि नहीं ट्रांसफ़र, और जो भी डिस्चार्ज के टाइम पे है एक्यूरेट तरीके से देखते हैं। एड्रेसिंग करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट, और जो भी इस ऐसे केसेस होते हैं तो उसके कंसेंट प्रोसीजर को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को लामा ये सब देखते हैं प्रॉपर तरीके से। देन इसमें प्रोसीजर्स हैं तो वेलकम का प्रोसीजर है, सॉरी एडमिशन का प्रोसीजर है, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं पहले रूम्स को, ठीक है। इंश्योर करते हैं इसमें जो भी रूम है उसको क्लीन करते हैं, बेड मेकिंग करते हैं जो एडमिशन बेड होता है, इसके साथ साथ नेसेसरी इक्विपमेंट होती हैं वो लाते हैं, और देन हम वेलकम करते हैं पेशेंट को, ग्रीट करते हैं पेशेंट को और फैमिली को, और इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपने को, और इसके साथ साथ ब्रीफली ओरिएंटेशन देते हैं रूम और कॉल सिस्टम को, असिस्ट करते हैं, असिस्मेंट देते हैं, जो भी हिस्ट्री होती है नर्सिंग हिस्ट्री वो लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन और वाइटल्स लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कंप्लीट जो फॉर्म होती है उसको फिल करते हैं एडमिशन का, और एंट्री लेते हैं डेटा का, जो भी ऑनलाइन डेटा ले रहे हैं तो ये सब, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं यूरिन, यूरिया, ब्लड, ये सब अलग अलग, ठीक है। मेडिकल इसके साथ साथ मेडिकल रिकॉन्सिलेशन करते हैं, ठीक है। रिव्यू करते हैं पेशेंट के मेडिकेशन को, और जो भी काउंसिल चलता रहता है न्यू ऑर्डर के हिसाब से। ट्रांसफ़र की बात करें तो इन्फॉर्म करते हैं पेशेंट को और फैमिलीज़ को, ट्रांसफ़र के बारे में नोटिफाई करते हैं हम लोग, जो भी रिसीविंग और जो यूनिट फैसिलिटीज़ मिली रहती है तो ग्रीट करते हैं हम लोग पेशेंट के रिकॉर्ड, मेडिकेशन और जो भी पर्सनल बिलीफ रहती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद इंश्योर करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र में, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं हम लोग जो भी कॉम्प्रिहेंशन हैंड ऑफ रहता है रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, और डॉक्यूमेंट करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र को, और इसके बाद सही से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। डिस्चार्ज प्रोसीजर की बात करें तो इसमें जो है डिस्चार्ज प्लानिंग करते हैं, पहले ब्रिंग करते हैं, अर्ली स्टेज में पेशेंट को अवेयर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद से फिजिशियन का ऑर्डर लेते हैं, एजुकेट करते हैं हम लोग पेशेंट के मतलब डिस्चार्ज के बारे में, जैसे कि प्रोवाइड क्लीन और जो भी रिटन वर्बल मेडिकेशंस होती हैं प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर देते हैं, राइट, जैसे डाइट के बारे में, वुंड केयरिंग के बारे में, वार्निंग साइंस के बारे में, ये सब फॉलोअप अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है। और मेडिकेशन रिकाउंसलेशन कर देते हैं, ठीक है, रिव्यू करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, कोऑर्डिनेट कर देते हैं सर्विस के बारे में, और इसके साथ साथ अरेंज करते हैं हम लोग हेल्थ मतलब होम हेल्थ और जो भी मतलब होम मेडिकल इक्विपमेंट होती है उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं समराइज और प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट है उसको समझाते हैं। पेशेंट के ट्रांसफ़र में मतलब जो भी व्हीकल चाहिए वो सब लाते हैं। केयर ऑफ़ यूनिट में हम बात करें तो क्लीन करते हैं हम लोग, उसके जाने के बाद नेक्स्ट जो एडमिशन है उसके लिए, ठीक है। लामा के बारे में बात करें तो लामा अगर ये सब केसेस में तो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग जो भी मतलब पेशेंट है उस वो रुका है और उसके रिस्क के बारे में, ठीक है, इन्फॉर्म करते हैं जो भी फिजिशियन है, और इसके साथ साथ जो भी पेशेंट है मतलब अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस से गया है तो उसको हम लोग वेलबिंग मतलब
जो भी डॉक्यूमेंट रहता है थ्रूली, जो इंटरेक्शन का, वार्निंग गिविंग का और जो पेशेंट डिसीजन का, तो ये सब प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, नोटिफाई करते हैं हम लोग जो भी सिक्योरिटी रहती है उसको और हॉस्पिटल पॉलिसीज़ को कि ये बंदा आ गया है तो इसके बारे में। तो ये हमारा मतलब पूरा चैप्टर था। तो इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, मोबिलिटी और इमोबिलिटी, ये 12 नंबर चैप्टर। सो अब हम मोबिलिटी और इमोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 12th नंबर चैप्टर है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये यूनिट जो है मेनली फोकस करता है प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिज्म के बारे में, और जो भी मतलब मोबिलिटी होती है, मूवमेंट ऑफ लाइक रेंज ऑफ मोशन हो गया, या फिर जो भी केयर हम लोग करते हैं पेशेंट का, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती हैं एक्सीडेंट के बाद, तो उस सब के बारे में, ठीक है। तो ये मेनली मतलब प्रिवेंट करता है कॉम्प्लिकेशंस को, और ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा मैनेज करता है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्टली देखेंगे बॉडी मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, सॉरी बॉडी मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है। ये एक एफिशिएंट और मतलब कोऑर्डिनेटेड यूज़ होता है बॉडी के जो मूवमेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए या फिर कोई भी मेंटेन करने के लिए पोस्चर को, ठीक है। मोबिलिटी की अगर बात करें तो वो सारे मतलब बॉडी के ऑर्गन्स जो मूवमेंट कैपेबल हैं मूवमेंट करने के लिए, जैसे कि एबिलिटी टू मूव फ्रीली, इजीली, रिदमिक, और जो भी पर्पसफुली, जैसे कि हाथ को हिलाना या फिर ऐसे आगे पीछे चलने फिरने वाला, ये सब मोबिलिटी होती है, ठीक है। इमोबिलिटी की बात करें तो वो स्टेट ऑफ बीइंग जो मतलब अनेबल है मूवमेंट फ्रीली और इंडिपेंडेंटली हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, तो ये इमोबिलिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अलाइनमेंट है, फिर पोस्चर है। पोस्चर जो है एक रिलेशनशिप है बॉडी के, मतलब वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, तो ये एक तरीके का पोस्चर बनता है, ठीक है। पोस्चर मतलब ढांचा हो गया, तो इसको हम लोग ढांचा बोलते हैं, ठीक है। बॉडी जॉइंट मोबिलिटी, वो दो मतलब जैसे कि आपका हैंड मोबिलिटी को हम लोग जॉइंट मोबिलिटी बोल सकते हैं, एंकल बोन ये सब हो सकता है। फुल रेंज ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की बात करें तो ऐसे एक्सरसाइज जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फुली मतलब एक्सटेंड होते हैं मूवमेंट में, ठीक है। इसके बाद से हम पर्पस की बात करेंगे। पर्पस जो है वो मतलब ये मेंटेन करता है और रिस्टोर करता है पेशेंट के मतलब ऑप्टिमल फिजिकल फंक्शन और इंडिपेंडेंट को, ठीक है। इसके बाद से ये प्रिवेंट करता है अलग अलग जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं या फिर एसोसिएटेड मोबिलिटी रहती हैं ये सब में, और प्रेशर अल्सर में, ये मसल एट्रोफी में, ये सब में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं और प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। इंश्योर करते हैं अलग अलग सेफ्टी, जैसे कि पेशेंट और नर्सेस मतलब मूवमेंट और ट्रांसफ़र में, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्हेंस करते हैं कंफर्ट और सर्कुलेशन में, ठीक है। तो ये आपका मोबिलिटी का फुल ऑन मतलब पर्पस हो गया, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एटोनिक होता है, मसल मतलब शॉर्टनिंग होती है इसमें, जैसे वॉकिंग के टाइम पे। इसके बाद से आइसोमेट्रिक होता है, इसमें जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट शॉर्टनिंग होती है, जैसे कि पुशिंग अगेंस्ट वॉल के ऊपर हो गया, ठीक है। आइसोकाइनेटिक्स होती है, ये मसल मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें तो मतलब अल्टरनेशन ऑफ बॉडी अलाइनमेंट और मोबिलिटी होती है, जिसमें अलग अलग तरीके के ये टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम पॉस्चरिंग में बात करेंगे। पॉस्चरिंग में अलग अलग जो बॉडी के मतलब पॉस्चरिंग करते हैं वो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि सुपाइन, ये सब लेटरल सीम्स फाउलर, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम रूल ऑफ नट्स के बारे में बात करें कि क्या रोल होता है, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट को स्टेबल स्टेटस देना और इसके साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेंथ और रेंज ऑफ मोशन के लिए असिस्ट करना, ठीक है। इसके बाद से अप्लाई करना जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैकेनिज्म के, और मतलब पेशेंट के केयर एक्टिविटी में असिस्ट करते हैं पेशेंट के जो भी मतलब एम्बुलेशन, ट्रांसफ़र और रीपोजिशनिंग में, ठीक है। इसके साथ साथ परफॉर्मिंग करते हैं टीचिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में, इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी इंटरवेंशन प्रिवेंशन मतलब दिया जाता है कॉम्प्लिकेशंस इन मोबिलिटी के बारे में, केयर करते हैं हम लोग पेशेंट का, और उसको जो भी मतलब कास्ट और स्प्लिंट जो भी प्रॉपर अलाइनमेंट और न्यूरोवेस्कुलर चेक करना होता है वो सब करते हैं। इसके साथ साथ एजुकेट करते हैं पेशेंट और फैमिलीज़ को इम्पोर्टेंस ऑफ मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 14 नंबर चैप्टर में, जो कि हमारा फर्स्ट एड है, और ये हमारा इसमें का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ओवरऑल अगर चैप्टर के बारे में बात करें तो ये एक मतलब इनिशियल नॉलेज देता है, और अलग अलग जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, जैसे इमरजेंसी कंडीशंस में या अलग अलग जो सिचुएशन होती है
हैं इंसिडेंट और ये मतलब अलग-अलग हैज़ार्ड में कैसे-कैसे हमें मतलब मैनेज करना चाहिए, इस सब के बारे में ये बताता है चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें हमारे पास फर्स्ट एड एक इनिशियल केयर है जो प्रोवाइड किया जाता है इंजर्ड और इल पेशेंट को, जो कि टिपिकली मतलब ले पर्सन है या फिर प्रोफेशनली उसको मेडिकल असिस्टेबल मतलब असिस्टेंट अराइज़ चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड कोई भी प्राथमिक उपचार बोलते हैं इसको, जैसे कि कोई भी इनिशियल स्टेज पे हम लोग ग्राउंड स्टेज पे जो भी उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जो भी इंजर्ड और इलनेस पेशेंट होती है उसको, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। सीपीआर है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक इमरजेंसी प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है, जो कि कंबाइन करता है चेस्ट कंप्रेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को, जो कि मैनुअली मतलब क्या बोलते हैं प्रिजर्व होता है ब्रेन फंक्शनिंग को और मेजर करता है ये रिस्टोर स्पॉन्टेनियस ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग में, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो कि जिसका ब्रीदिंग और जो अलग-अलग मतलब कंडीशंस है जैसे ब्रेन सही से काम, अगर कोई पेशेंट है जिसको इमरजेंसी मतलब कंडीशन हुआ है और उसको मतलब सही तरीके से ब्रीदिंग और सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको उसको हम लोग इमीडिएट चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं। उसके द्वारा उसको उसके ब्रेन और जो भी मतलब स्पॉन्टेनियस ब्लड सर्कुलेशन है और ब्रीथिंग को हम लोग सर्कुलेशन और प्रॉपर फंक्शनिंग में लाते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अनकॉन्शियसनेस है, एक स्टेट होता है जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जिसमें जैसे कि एक पर्सन है जो कि मतलब अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। एक स्टेट होता है जब पेशेंट जो है या फिर कोई भी एक पर्सन है जो अपने मतलब खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इस पेशेंट को बोलते हैं, पर्सन जो है वो सही तरीके से अपने बॉडी को काम नहीं कर पाता है। शॉक है, शॉक की अगर बात करें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जो कि अकर होता है मेनली बॉडी और उसके मतलब अलग-अलग ब्लड फंक्शन की वजह से, और ये लीड होता है सेलुलर और ऑर्गेनल फेल्यूर में, ठीक है, शॉक, ठीक है। इसके बाद से फ्रैक्चर है, एक तरीके का ब्रेक और जो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन होती है, जो कि मतलब बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है। डिसलोकेशन एक तरीके का मतलब जो पेशेंट का बोन है या जॉइंट है वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। बर्न की अगर बात करें तो एक तरीके का टिश्यू डैमेज होता है, कोई भी हीट हो गया, केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर रेडिएशन से, ठीक है। इसके बाद से स्क्लैब है, तो ये बर्निंग होती है हॉट लिक्विड से या फिर कोई भी स्टीम की वजह से पॉइजनिंग है, तो ये मतलब मेनली का इलनेस कॉज होती है इंजेक्शन ऑफ इनहेलेशन एब्जॉर्प्शन और मतलब कोई भी इंजेक्टिंग हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद से फर्स्ट बाइट है, तो ये जो है बर्निंग इंजरी होती है जो कि बॉडी टिश्यू के ऊपर होती है, और ये मेनली मतलब बहुत ज़्यादा हीट कोल्ड की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद से हीट स्टिमुलस है और हॉट स्ट्रोक है, तो ये मेनली कॉज होता है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर की वजह से। प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें प्रिजर्व करते हैं हम लोग लाइफ को, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं हम लोग कंडीशन और मतलब फ्रॉम ज़्यादा ख़राब होने से, ठीक है। रिकवरी में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, कंफर्ट देते हैं हम लोग इंजरी और इलनेस में, ठीक है। सेफ्टी और इंजरी मेडिकल हेल्थ में हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद से टाइप्स में हम बात करें तो इसके अलग-अलग टाइप्स होते हैं। मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज होती हैं, जैसे फ्रैक्चर ओपन क्लोज हो गया, स्टिक ग्रीन स्टिक हो गया, डिसलोकेशन, ये सब आप डिटेल में भी देख सकते हो पढ़ा हुआ, ठीक है। स्प्लीन और स्ट्रेस में हो गया, ठीक है। बर्निंग में फर्स्ट डिग्री, सेकंड और थर्ड डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद से रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में चॉकिंग हो गया, अस्थमा अटैक हो गया या फिर एनाफिलेक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया। रोल ऑफ नर्स की बात करें तो ये क्विकली और कामली इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब एक्ट करती हैं, असेस करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, सेफ्टी इंटरवेंशन करती हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं लाइफ के सीवियर केयर को लाइफ के सीवियरिटी के हिसाब से, इंजरी के हिसाब से, जिसमें हम एग्जांपल देखते हैं ABC, जिसमें एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को देखते हैं, ठीक है। इसके बाद से परफॉर्म करते हैं फर्स्ट एड प्रोसीजर को, जिसमें कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग और जो भी इमोबाइल फ्रैक्चर होते हैं उसमें CPR को हम लोग देते हैं, और इसके साथ-साथ इमोशनल सपोर्ट देते हैं मतलब विक्टिम को, और मतलब सही तरीके से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एडवांस मेडिकल हेल्थ देते हैं, जैसे कि
एम्बुलेंस को कॉल करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, इंसिडेंट और इंटरवेंशन करता है, ठीक है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट एड मतलब प्रोसीजर्स में सेफ्टी, सीन सेफ्टी की बात करें तो इंश्योर करते हैं इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ हो, फुली मतलब रेस्क्यूअर और जो विक्टिम है वो सब रेस्क्यू हो जाए, ठीक है। असिस्ट जो विक्टिम के लिए है तो पहले तो रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को चेक करते हैं सीवियर मतलब ब्लीडिंग को कॉल करते हैं हेल्प के लिए, जिसमें मतलब एक्टिवेटेड जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस होती है उसके अंदर, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। बेसिक जो फर्स्ट एड होती है उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम लोग प्रेशर वुंड के ऊपर अप्लाई करते हैं और जो भी अ, मतलब इंजर्ड पार्ट होती है उसको हम लोग दबाते हैं, ठीक है। प्रेशर इसके बाद से फ्रैक्चर और डिसलोकेशन है, इसमें जो है प्रॉपर तरीके से जो इमोबाइल और इंजर्ड मतलब पार्ट होती है उसको हम लोग स्प्लिंट और मतलब स्प्लिंट करते हैं और उसको मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद से बर्न है, तो बर्न को की अगर बात करें तो कोई भी कोल्ड बर्न हो गया, कोल्ड की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से होता है, ठीक है। और ये मतलब मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा हो गया तो, ठीक है, कवर करते हैं हम लोग क्लीन और नॉन एड्रेसिव ड्रेसेस से, ठीक है। चॉकिंग की अगर बात करें तो ये कॉन्शियस एडल्ट और चिल्ड्रन होते हैं जो कि एब्डोमेन मतलब थ्रस्ट होता है, ठीक है। अनकॉन्शियस की बात करें तो ये मतलब सही प्लेस पे उसको रिकवरी इसके बाद से अनकॉन्शियस की बात करें तो पहले तो पेशेंट को हम लोग रिकवरी पोजीशन में लाते हैं, जो भी एरिया को पहले हम लोग सिक्योर करते हैं और मेंटेन करते हैं, जो भी ओपन एयरवे और मतलब प्रिवेंट करते हैं उसको एस्पिरेशन को। शॉक की हम बात करें तो ले करते हैं हम लोग पेशेंट को डाउन और एलिवेट करते हैं हम लोग लेग को, अनलेस चेस्ट और ये सब, ठीक है। पॉइजनिंग की हम बात करें तो इसमें जो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग जो भी सब्सटेंस और जो मतलब पॉसिबल कॉल होती है उसको हम लोग कॉल करते हैं, जैसे पॉइजन कंट्रोल, मेडिकल हेल्थ केयर, और इसमें जो है डोंट इंड्यूस वोमिटिंग अनलेस एडवाइस, ठीक है। इसमें प्रॉपर तरीके से एडवाइस के बिना कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। सीपीआर है, सीपीआर जो है इंश्योर करते हैं जो विक्टिम है वो अनरिस्पॉन्सिबल हो और जो अनरिस्पॉन्सिव हो और जो मतलब ब्रीदिंग नॉर्मली ना चल रहा हो, ठीक है। इसमें जो है ब्रिंग करते हैं हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं 30 कंप्रेशन मतलब 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में देते हैं, ठीक है। इसमें जो है 2 रेस्क्यूअर ब्रीथ चाहिए होता है और इसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यूअस में देते हैं 30:2 के फॉर्मेट में, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग कंप्रेशन, प्रोफेशनली हेल्प लेते हैं और साइन मतलब लाइफ रिटर्न में हेल्प करते हैं, रीअश्योर करते हैं और मतलब मॉनिटर करते हैं, स्टे करते रुकते हैं हम लोग विक्टिम के साथ, कंटिन्यू करते हैं मॉनिटरिंग को और प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर टीम है उसको हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद से लास्ट हमारे पास ट्रांसपिरेशन, ये जो है सेफली हम लोग जो इंजर्ड पर्सन है उसको हम लोग एब्सोल्यूट जो नेसेसरी और ट्रेन जगह है वहाँ पे सही तरीके से ले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और सही तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का सारा जो भी MSN सॉरी तो ये हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सारा मतलब चैप्टर था नर्सिंग फाउंडेशन का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ हम लोग बात करेंगे PYQ के बारे में भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ अगर आपको दूसरे भी वीडियोस देखने हैं जैसे कि न्यूट्रिशन का 1 शॉट मिल जाएगा वो देख सकते हो, ठीक है। मेजरली जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आते हैं तो ये आपको ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।